अगर किसी डायबिटिक को रात को 1 कटोरी दाल देंगे ना, अगले दिन उसका शुगर बढ़ा हुआ आएगा। होल व्हीट आटे की रोटी नहीं खाते, ज्वार की, रागी की या जौ की, इन तीनों में से किसी भी चीज़ की रोटी खा सकते हैं। प्रोटीन शेक भी आजकल बहुत चल रहा है। प्रोटीन शेक्स इज़ समथिंग नॉट गुड। ब्लैक कॉफ़ी पियो, जीरा का पानी पियो, सौंफ का पानी पियो, ये कितना हेल्दी है, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी। ऐसा कौन-कौन सा खाना है जो कि दिमाग को शार्प कर देते हैं? सो इट्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही करता है। मैग्नीशियम है। जिसकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम होगी, उसको एंग्ज़ायटी है। साथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंग्ज़ायटी का सोशल मीडिया। लोगों को जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है ना, हर कोई सिम्पटम्स को खुद से रिलेट करता है। किसी को सांस चढ़ रही है ना, उसको लगेगा उसे पता नहीं कौन-सी बीमारी हो गई है। जबकि हो सकता है कि उसको सांस इस वजह से चढ़ रही हो क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड है। नमस्कार एंड वेलकम टू आवर स्पेशल इंटरव्यू सीरीज, जहां हम बात करेंगे उन तमाम प्रॉब्लम्स की जो आपके और मेरे मन में अमूमन हर रोज ही उठ जाते हैं। उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर। अब इस सीरीज में हमारी पहली गेस्ट है स्पेशलाइज्ड डाइटिशियन दिव्या गांधी जी। तो मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि क्या ऐसी गलती होती है हमारे डाइट में जो अक्सर हम लोग करते हैं? सबसे पहला सवाल। सबसे पहली गलती ये होती है कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बिना देखे कि आपकी बॉडी, आपकी एक्टिविटी आपको क्या खाना खाना चाहिए, उसके हिसाब से हम वो चीज़ करते हैं जो सामने वाला जना कर रहा है। सेकंड चीज़ डर, कि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, हमें फैट नहीं खाना चाहिए, रोटी हमें मोटा कर देगी, घी हमें मोटा कर देगा। तीसरी चीज़, मील्स को स्किप करना। मेरा ब्रेकफ़ास्ट करने का मन नहीं करता तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। जो बाकी लोग कर रहे हैं आपको वो नहीं करना। योर बॉडी इज़ नॉट अ ट्रेंड। आप ट्रेंड नहीं फ़ॉलो करिए, आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से खाना खाइए। ओके, तो आपने जैसे बोला कि डाइट को हमें स्किप नहीं करना होता है। आजकल एक ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि ब्रेकफ़ास्ट हमें खाना ही चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट ऐसे खाओ कि राजा की तरह खाओ और लंच उससे थोड़ा कम खाओ, डिनर बहुत जल्दी खा लो। ये सीरीज़ सही है, ये जो आजकल चल रहा है? देखिए, ये हमेशा से चल रहा था। अगर हम अपने रिलिजन की बात करें, कई लोग जैनी होते हैं जो कि सूरज ढलने से पहले खा लेते हैं, तो साइंटिफिकली ये सही है। क्यों? जब हम सुबह उठते हैं, सूरज जितना ज़्यादा सर पर होता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म उतना ज़्यादा होता है। अंधेरा होने के साथ-साथ हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है, रेज़िस्टेंस पैदा हो जाती है। तो जितना हम सनसेट के पास खाएँगे, उतना हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। साथ में ब्रेकफ़ास्ट हमारी पहली मील है, यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। रात की 8 घंटे की नींद के बाद आप जो अपनी पहली मील ले रहे हैं, वो एक कंप्लीट मील होनी चाहिए ताकि आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बेटर हो। सो ईट योर ब्रेकफ़ास्ट लाइक अ किंग का मतलब इसीलिए है ताकि आपको पूरा दिन एनर्जी मिले। उस टाइम आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो और रात को आप कम खाइए क्योंकि अरे अंधेरा होने के साथ मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, साथ में आप सेडेंटरी भी हो जाएँगे। काम से फ्री होके हर कोई बैठ के टीवी देख रहा होता है या सोने चला जाता है। तो सुबह का खाना अच्छे से खाना चाहिए, जी, बिल्कुल। दोपहर कम खाना चाहिए। दोपहर को तो कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए और रात को हमें उतना खाना चाहिए जितना सबसे पहली चीज़ टाइम देख के खाना चाहिए। सोने में और लास्ट मील में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। राइट? सो आप अपने स्लीप टाइम के हिसाब से खाइए। जितना आप सूरज ढलने के आस-पास खाएँगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है और क्वांटिटी रात के खाने की थोड़ी-सी कम होनी चाहिए, नहीं तो आपको एसिडिटी या वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, ये वेट लॉस और डायटीशियन का जो एक अक्सर देखा जाता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वेट गेन और वेट लॉस में? बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जहाँ तक हम वेट गेन की बात करते हैं, हम किसी का मेटाबॉलिज़्म कम नहीं कर सकते। जनरली जो लोग पतले होते हैं, दे हैव वेरी गुड मेटाबॉलिज़्म, तभी वो खाना खाते हैं और उनको खाना नहीं लगता है, हुँ। राइट? सो डाइट से हम क्या करते हैं, उनको वैसा खाना देते हैं जिससे वो गेन करें थोड़ा-सा फैट और थोड़ा-सा मसल, राइट? साथ में वेट गेन में वर्कआउट इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वेट लॉस की जहाँ तक बात आती है, 70% इज़ योर डाइट। क्यों? क्योंकि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो दिन के 1 या 2 घंटे कर रहे हैं। हुँ। रेस्ट जो हम खा रहे हैं पूरे दिन में, दैट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको किस टाइम कितना खाना चाहिए, आपकी एक्टिविटी पैटर्न के हिसाब से, उठने के हिसाब से, उस हिसाब से डाइट प्लान होती है फॉर एवरी इंडिविजुअल। सो ऑफ कोर्स इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम पूरा दिन नाश्ता कर रहे हैं, मिड मील खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं, सो आई गेस
what you are eating will show up on your body. अच्छा, शहनाज गिल ने एक बार बोला था कि वो उनसे कितनी भी डाइटिंग करवा लो लेकिन उनसे फिजिकल मेहनत मत करवाओ। जी, तो ये ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डाइटिंग करके इंसान पतला हो जाए, कोई वर्कआउट ना करे? बिल्कुल हो सकता है। सो बिना इवन वर्कआउट के? बिना वर्कआउट के आप वेट लॉस कर सकते हैं, हुँ। राइट? बट वर्कआउट करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ वर्कआउट से आपका बॉडी पोस्चर बेटर होता है। वर्कआउट से आपकी बॉडी की मोबिलिटी रहती है। सो आपका शरीर चलता रहना चाहिए ताकि आप एजिंग जो हो वो बहुत ग्रेसफुल हो। वर्कआउट का वेट लॉस से इतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, बट देन वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एज़ अ किड मैंने जब वेट लॉस किया था, आई वाज़ नॉट डूइंग एनी वर्कआउट, लेकिन नाउ आई डू वर्कआउट बिकॉज़ आई वांट टू एज ग्रेसफुली। So more than weight loss, workout is something which is good for your body's fitness. हमारे अच्छा। मसल अच्छे होने चाहिए, हमारा वॉकिंग अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो। तो हर चीज़ का रेलेवेंस है। पहले लोग वॉक करते थे, उनका हार्ट हेल्थ अच्छा होता था। आजकल लोग वॉक कम करते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे हमारे यहाँ पे हार्ट डिजीज़ेज़ ज़्यादा हैं, बिकॉज़ कोई वॉक करने को रेडी ही नहीं है। मुझसे वॉक नहीं होती, मुझसे कार्डियो नहीं होता, दैट इज़ योर हार्ट हेल्थ। सो पतला-मोटा से ज़्यादा आपके शरीर में कितनी ताकत है, आपका मसल कितना है, आपका हार्ट हेल्थ क्या है, वो सब चीज़ें वर्कआउट डिसाइड ये करती हैं, सिर्फ वेट लॉस नहीं। ये हार्ट हेल्थ क्या होता है? आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं या आपका हाइपरटेंशन है या नहीं है, आपका दिल किस स्थिति में है। जैसे आजकल अच्छा। हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज़ पीपल आर वेरी सेडेंटरी, लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है। आप खाने पे सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप वॉक नहीं कर रहे हैं। तो वर्कआउट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ टू बी डन जस्ट फॉर वेट लॉस, इट इज़ फॉर योर फिटनेस। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे ना, वेट आपका तब भी चला जाएगा। अच्छा, लेकिन जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, उनको भी तो फिर हार्ट फेल हो रहा है उनका। हाँ, बिकॉज़ वो कार्डियो वर्कआउट नहीं करते हैं। यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले लाइफ़स्टाइल, आपको अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, ठीक है? सेकंड आपको कार्डियो वर्कआउट करना है। आप देखेंगे 90% लोग जो हैं, वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो कि ट्रैक पे जाके रन करते हैं या फंक्शनल वर्कआउट करते हैं? बहुत कम लोग। सिर्फ भारी वेट्स उठाने से फिटनेस नहीं होती। सो इट इज़ द बैलेंस, बैलेंस ऑफ योर डाइट, ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी एंड द टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। अच्छा, आपने भी बहुत वेट लूज़ किया था, जी, 104 केजी से समथिंग 60s अप्रॉक्स। राइट, वो राइट, राइट। उस टाइम पे आपने कोई वर्कआउट नहीं किया था, सिर्फ मैंने डाइट के उस भरोसे? टाइम कोई वर्कआउट नहीं किया था, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सो आई हैव लॉस्ट 45 केजीज़ विदाउट एनी वर्कआउट। बट पिछले 7-8 साल से आई एम इनटू फिटनेस एज़ इन वर्कआउट में बिकॉज़ जैसे मैंने बोला मसल आपकी सिर्फ डाइट से नहीं बनेगी, डाइट के साथ अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे यू विल नॉट गेन मसल। सो हुँ। कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन के 12 घंटे का काम है जो मैं बैठे हुए करती हूँ। अगर मैं हुँ। 2 से ढाई घंटे अपनी बॉडी को मूव नहीं करूँगी, सो इट इज़ गोइंग टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट इन अ लेटर एज। तो पिछले 6-7 सालों से आई हैव बीन वर्किंग आउट। मैं मैराथन रन करती हूँ, मैंने योद्धा रेस करी हुई है, मैं बहुत अच्छा लिफ्टिंग करती हूँ। सो ओवरऑल फिटनेस इज़ बेसिकली द की फॉर गुड एजिंग, हेल्दी एजिंग आई वुड से। तो 20 साल से 30 साल के जो बच्चे होते हैं, जी। उन्हें अगर वेट लूज़ करना है या फिर वेट गेन करना है, तो वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, वर्कआउट सबको करना चाहिए बट बिना वर्कआउट के भी वेट लॉस और वेट गेन आ जाता है। बस डाइट के भरोसे? सिर्फ डाइट के भरोसे, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, ये कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कैश डाइट, आजकल ये जो कुछ शॉर्टकट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जी। ये क्या है? इसके बारे में आप कुछ बताइए? देखिए, ये जैसे आपने बोला कि ये शॉर्टकट्स हैं, हुँ। राइट? आपको सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं देंगे। बारी-बारी बताती हूँ, कीटो डाइट की बात करें तो इट इज़ न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट, इट इज़ मोर ऑफ फैट हुँ। एंड प्रोटीन हुँ। एंड नेग्लिजिबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? फैट होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी हार्ट और किडनी पे स्ट्रेन पड़ता है। हुँ। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी क्विक वेट लॉस बट जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में जाएँगे, सो आपका वेट गेन हो जाएगा। सो इट डज़न्ट गिव यू अ सस्टेनेबल वेट लॉस। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैं फ़ेवर में भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत वेस्टर्नाइज़्ड है। हमारे यहाँ पे जो वर्क कल्चर है ना, नोबडी विल स्लीप ऑन टाइम और जो लोग टाइम से सो रहे हैं, दे आल्सो नीड कि उनको प्रॉपर अपना खाना सुबह उठ के मिले, राइट? सो हम वो क्लॉक फॉलो नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्गर टाइम अदरवाइज़ आपके एनर्जी लेवल डिप हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा। आजकल लोगों को आदत है रात को खाने की, सो वो हुँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं, दिव्या मैम मुझे ना 12 से 8 के बीच में दीजिए। सो आप सुबह का जब नाश्ता मिस करेंगे,
सो सबसे पहले एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, शुगर क्रेविंग्स, ये सब चीजों के चांसेस ज्यादा हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज्यादा है। हम जैसे ही उठते हैं उसके 1-2 घंटे के बाद हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इन एब्सेंस ऑफ फूड वो इंसुलिन ब्लड में रिलीज होना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग दैट रूटीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता मैंने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बनूंगी। बट इफ यू फॉलो इट एज अ रूटीन, नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट एवरी डे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो यू विल गेट हार्मोनल इश्यूज। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, इट शुड बी 10 से 6, ठीक है? लेकिन 10 से 6 क्यों फॉलो नहीं हो पाती इंडियंस में? क्यों? क्योंकि वो रात के 12 बजे तक तो काम ही कर रहे हैं ऑफिस का। 90% ऑफ देम दे आर वर्किंग। सो अगर वो 6 बजे खा लेंगे, रात के 12 बजे तक खुद नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, सो मिडनाइट क्रेविंग्स होएंगी, मेटाबॉलिज्म अगेन स्लो हो जाएगा। सो आप अपनी बॉडी, अपनी क्लॉक, अपने सोने और अपने उठने के टाइम के हिसाब से डाइट करिए। हैविंग सेड दैट, बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाए और आप खाना खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म उस टाइम लो ही होता है। इट इज नहीं, नॉट गुड लेकिन फॉर यू। जो लोग 12 बजे खा रहे हैं वो 1 बजे तक सो रहे होंगे। अब 1 बजे सोता बंदा कोई 6 बजे नहीं उठ सकता ना, फिर वो तो तो उठेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। हाँ। सी, इफ समबडी वांट्स टू 10 से 6 का कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा तो वो 8 बजे उठ रहा है ना। अगर वो 1 बजे सो रहा है, 7 घंटे की नींद हुई ना, ठीक है? अगर वो 10 से 6 का टाइम फॉलो करता है तो वो पूरी रात भूखा रह गया। और अगर वो 12 से 8 का करता है तो उसका नाश्ता रह गया, जिससे उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो आप अपने सोने या उठने के टाइम के हिसाब से अपना मील प्लान करिए। नहीं, नहीं, मैं समझ रही। जैसे 12 से 8 भी हुआ तो फिर वो उठेगा, उसके 2 घंटे बाद तो इंसुलिन जो आप बोल रहे हो कि वो आएगा। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म भी तो स्लो तो होएगा ही ना। सो हम अगर अब ओके। सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ सोते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। इसका मतलब जल्दी खाना खा लो, फिर आप इमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो? इंटरमिटेंट फास्टिंग, सी, एज आई जस्ट सेड, आई एम हाँ। नॉट इन फेवर ऑफ इट। आप अगर जल्दी 6 बजे खाना खा रहे हैं, देन यू नीड टू स्लीप बाय 10 o'clock, हुँ, देन यू कैन डू इट। हुँ, अब हुँ, जैसे मैं 9:30 बजे तक सो जाती हूँ, हुँ, सो आई ईट माई मील बाय 6:30 एट टाइम्स, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं 9:30, आई वेक अप एट 4 in the morning. हुँ, So that is my lifestyle. So if you हुँ, can follow it as a lifestyle, it's well and good, हुँ, हुँ। right? But having said that, I don't do intermittent fasting because मेरा नाश्ता जल्दी हो जाता है, right? ओके, So आप हाँ। अपने हिसाब से follow करिए। Intermittent fasting is not good. The right thing is कि आपको sunset के पास में खाना खाना है, that is more practical. Intermittent fasting anyway, 16 hours of fasting is going to lower down your metabolism. ये मेटाबॉलिज्म को फिर से ग्रो करने का कोई ऐसा डाइटिंग दैट है? इज योर वर्कआउट। सो ओनली आजकल वर्कआउट। अगर आप देखें कि इतने तरीके के पानी आ रहे हैं, आप ये पानी पीजिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके के पानी से मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होता। ये आजकल अगर ब्लैक आप वाटर भी इतना चल रहा है। सारा अगर आप इतना सारा पानी पी ही रहे हैं तो ओबेसिटी इतनी ज्यादा क्यों है, राइट? सो इट्स बेसिकली वर्कआउट, ईटिंग मील्स ऑन टाइम। अगर हम शॉर्ट शॉर्ट मील्स लेके खाते हैं पूरा दिन, दैट विल वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म। डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग विल लोअर डाउन योर मेटाबॉलिज्म अच्छा। because you're fasting for 16 hours. The moment you get out of the 16 hours वाला window, you हुँ, will gain it back. वो तो मेटाबॉलिज्म खराब करने वाली चीज है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए इंटरवल में शॉर्ट मील्स होनी चाहिए आपके सोने उठने के टाइम के हिसाब से। वर्कआउट करना बहुत जरूरी है फॉर योर मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म एक एज तक आप बढ़ा सकते हैं। मेनोपॉज के बाद मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ सकता बिकॉज बॉडी गोज इनटू कैटाबॉलिक स्टेज। कैटाबॉलिक स्टेज इन इटसेल्फ मींस दैट योर मेटाबॉलिज्म विल गो डाउन। जैसे बच्चा बढ़ता है, बड़ा बूढ़ा होता है, राइट? तो अगर कोई 60 का जना मुझे बोले कि मेरे को मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है, तो हम उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं कर सकते। हम उसका मेटाबॉलिज्म जितना है उसको सस्टेन कर सकते हैं बाय राइट डाइट। अच्छा, ये वैसे तो मैं सवाल पूछने ही वाली थी, लेकिन अभी आपने बोल दिया तो मेरे मन में आ गया कि जितनी भी मम्मीज़ होती हैं, जितनी भी दादियाँ होती हैं हमारी जो कि 50 साल से ऊपर हो चुकी हैं, अब उनके लिए वो ऑलरेडी मेनोपॉज़ वो झेल रही हैं, तो उससे फिर उनके हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाती है। ऐसे में उनको क्या डाइट फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए, उन्हें हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जैसे ठीक है? दाल-चावल? जैसे दाल रोटी, चावल बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस एज में देखें, घुटनों की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, हुँ, राइट? और चावल इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल हिस्ट्री, इसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज़ नहीं कर सकते। इनको प्रोटीन की, कैल्शियम की, कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि बोन हेल्थ डिप्लीट होती है विद एज, हुँ, राइट? सो कैल्शियम रिच फूड देना चाहिए। प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये एज होती है जब मसल ड्रॉप होता है। हुँ, हैविंग सेड दैट,
ब्लड प्रेशर, KFT, सारे ब्लड वर्क देखकर ही डाइट होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज आई एम 60 years of age, somebody 60 years of age और ये सोचे कि मैं बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे है, क्रेटिनाइन क्या लेवल पे है, बिना देखे इफ दे फॉलो द ट्रेंड दैट इज रॉन्ग. आप अपने ब्लड वर्क के हिसाब से प्रोटीन इनटेक लीजिए. मान लीजिए कि कोई एक 60 ईयर ओल्ड लेडी है और वो अब थोड़ा-सा अपने आप को एनहांस करना चाह रही है, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को छोड़ना चाह रही है। किस टाइप के खाने जैसे इंडियन फूड जो देखिए, होते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ वेरी वाइड टर्म. हाँ। ठीक है. अगर हम फीमेल्स की बात करें, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो आता है वो यही आता है कि बॉडी ईस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस करती. राइट. सो ईस्ट्रोजन के कुछ सोर्सेज होते हैं डाइटरी, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गया, सोयाबीन हो गया, टोफू हो गया. राइट. इन सबको हम डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं. प्लस वी नीड टू सी अगर उस फीमेल को थायराइड है, हाइपोथायराइड, तो ये तीनों चीजें वो नहीं ले सकते हैं. तो फिर ठीक क्या है. लेंगे? हार्मोनल चेंजेस विल हैपन, इट इज अ नेचुरल थिंग. ये तो है नहीं ईस्ट्रोजन बनना बढ़ जाएगा. इट्स जस्ट दैट हम डाइटरी ईस्ट्रोजन देते हैं ये तीनों चीजों की फॉर्म में. राइट. एंड सिम्टम्स पे वर्क करते हैं. एजिंग तो होगी, हार्मोनल उसको चेंजेस जैसे अब तो कंट्रोल होंगे. नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसको बैलेंस करने के लिए क्या हाँ, डाइट सो खा दैट सकते इज हैं? बेसिकली ईस्ट्रोजन रिच फूड, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, सोयाबीन हो गया, टोफू हो गया. दीज आर द 3 ईस्ट्रोजन रिच फूड व्हिच वी जनरली गिव टू अ मेनोपॉजल फीमेल. दिन में राइट. एक बार भी खाएंगे तो चलेगा? दिन में एक बारी भी खाएंगे, उससे ज्यादा वैसे भी नहीं ले सकते हैं बिकॉज गोइट्रोजेनिक फूड होता है. राइट. और बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस तो फिर भी होगा ही होगा ना. एजिंग तो होनी है. पीरियड्स बंद हुए, पीरियड्स तो कभी, ये तो है नहीं कि पीरियड्स फीमेल्स में बंद ही नहीं होंगे, वो तो होने ही है. तो जब वो होंगे तो हार्मोनल चेंजेस आएंगे. इट्स जस्ट दैट बाय एडिंग दीज फूड वो थोड़े से ग्रेसफुली मैनेज हो जाते हैं. राइट. सिम्टम्स कम आते हैं. हम उनको ज्यादा कैल्शियम देते हैं ताकि मेनोपॉज के बाद उनका बोन हेल्थ जो है वो अच्छा रहे. जैसे तिल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इन सब की चीजें ज्यादा दी जाती है. पनीर ज्यादा दिया जाता है, योगर्ट्स दी जाती है. तो खाना उस तरीके से होता है कि मेनोपॉज के बाद उनको कोई मेडिकल इशू ना आए. दे शुड ग्रेसफुली एज. बट हम हार्मोनल इश्यूज तो आएंगे रहेंगे ही ही आएंगे. रहेंगे। दे विल कम. दैट्स अ अच्छा, नेचुरल प्रोसेस. एक और ये एक मिथ है या फिर क्या पता नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक उम्र होने के बाद नॉनवेज छोड़ देना चाहिए? नहीं, इट इज अ मिथ. एक उम्र के बाद नॉनवेज नहीं छोड़ना चाहिए. बट अगर आपका कोई मेडिकल इशू ऐसा है जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जिसमें नहीं लेनी चाहिए तो आपको छोड़ देना चाहिए. नॉनवेज आप घर का बना रहे हैं, इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. वेजिटेरियंस क्या डाइट ले सकते हैं? मतलब जैसे हरी सब्जियां होती हैं, ये आजकल उसमें मिलावट भी बहुत सारा आ रहा है। जी. लोग डर रहे हैं बहुत सारा। एक तो इंटरनेट ने भी भर दिया है ये चीज कि Right. इसमें ये मिलावट है, दूध पियो तो सिंथेटिक दूध है, तो पनीर खाओ तो पनीर नकली आ रहे हैं। तो उसमें फिर कैसे इंसान पहचाने क्या खाए? देखिए, वेजिटेरियंस के लिए अगर हम बोले तो बहुत सारी चीजें हैं. प्रोटीन हमें सिर्फ दूध या दही से नहीं मिल रहा है, हमें बाकी काफी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि चीला हो गया, मटरा हो गया, जो कुलचे के साथ मटर मिलते हैं. सो 100 ग्राम्स इज अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम्स, बट उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. आप टोफू ले सकते हैं, आप सोयाबीन के सीड्स ले आइए, टोफू घर पे बन सकता है. टोफू में अभी कोई एडल्टरेशन नहीं है. प्लस एडल्टरेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हम जहां से ले रहे हैं शुड बी अ सर्टिफाइड सोर्स. अगर आज की डेट में अडल्टरेशन पता चली है तो इस वजह से पता चली है क्योंकि क्वालिटी चेक हुआ है. राइट. सो आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, FSSAI की अगर उस पे स्टैंप है तो आप ले सकते हैं क्योंकि वो क्वालिटी चेक हुआ है. आजकल लोग क्या करते हैं, लोग लेते हैं दूध की, हम गाय का दूध कोई दे रहा है, गौशाला से लेकर आ रहे हैं, बल्कि वहां पे अडल्टरेशन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उन्होंने कौन सा इंजेक्शन लगाया है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया हुआ है, वहां पे क्वालिटी चेक नहीं है. लेकिन अगर आप पास्चराइज्ड मिल्क लेते हैं या आप जो हमारे बाकी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर आप लेबल चेक करके कि वेदर इट इज सर्टिफाइड, तो हमें ये पता है कि हम उसको सेफली ले रहे हैं. राइट. सो जनरली नाउ अ डेज आई हैव सीन कि क्वालिटी चेकिंग चल रही है. सो इट इज गुड फॉर अस कि जहां पे हमारी क्वालिटी चेकिंग के हिसाब से रिपोर्ट आती है, यू कैन बाय दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट. और बाकी फॉर वेजिटेरियंस के लिए अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एक आटा आता है, मैं अपने वेजिटेरियन क्लाइंट्स को देती हूँ, टेफ फ्लावर. सो इट्स नॉट वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट. हम Amazon से लेते हैं जनरली, तो बड़े आराम से मिल जाता है, अदरवाइज आपको ब्लिंकिट या नॉर्मल किराने की दुकान पे नहीं मिलेगा. सो 100 ग्राम्स ऑफ टेफ इज 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन.
विच इज इक्विवेलेंट टू ओट्स। ओट्स के आटे में भी इतना प्रोटीन होता है, बट द गुड पार्ट अबाउट स्टेफ इज कि उसका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज मोर लाइक हैविंग ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज गुड। सो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। जैसे कि हम चिकन की बात करें, 200 grams of chicken breast is 62 grams of protein, ठीक है। 200 grams of soyabean is 36 to 40 grams of protein। दोनों का अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन इज गुड, बट अगर हम दाल की बात करें, 100 grams of दाल इस 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन कच्चा, हम उसको कुक करते हैं तो एक जने के हिस्से आता है 5 ग्राम, लेकिन वो जो 5 ग्राम की दाल हम खा रहे हैं उसका एसेंशियल अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन इज नॉट कंप्लीट। आप उसको खा तो रहे हैं बट उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है, ठीक है। सो इसी तरीके अमाइनो से एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड इज बेसिकली कंप्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए देखा जाए तो उसमें जो मसल गेन आती है ना, जो गुड प्रोटीन होता है उसके अंदर 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो इन इनकम्प्लीट प्रोटीन, किसी में लाइसिन नहीं है, किसी में कोई प्रोटीन नहीं है। सो कंप्लीट प्रोटीन नॉनवेज डाइट में होता है। वेजिटेरियन डाइट में सोया, टोफू, पनीर और टेफ फ्लावर, दे आर कंप्लीट प्रोटीन। और मटरा जो हमारे कुलचे के साथ ड्राइड पीस। टेफ फ्लावर अगर आप टेफ फ्लावर इज अ ग्लूटेन फ्री फ्लावर, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon। सो 100 grams is 13 grams of protein। So जो लोग वेजिटेरियन एंड दे वांट टू कंप्लीट देयर प्रोटीन इनटेक, ठीक है, दे कैन हैव दिस रोटी, अगर हम लंच में भी डिनर में भी लेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये डाइटिशियंस को अक्सर मैंने देखा है, जितना मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी देखी है, ये प्रोटीन इनटेक की बहुत बातें करते हैं। ये प्रोटीन इतना क्यों जरूरी होता है? देखिए, प्रोटीन जरूरी है बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल रिपेयर के लिए, राइट। सो जब हम एज कर रहे होते हैं या जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, कि फॉर बच्चा या बूढ़ा, प्रोटीन बहुत जरूरी है क्योंकि वहां मसल ड्रॉप हो रहा है और वहां पे मसल गेन होना है। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम बैलेंस भी बहुत जरूरी है। लोग प्रोटीन के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं क्योंकि वो वेट लॉस करता है, लेकिन वेट गेन भी प्रोटीन करता है। अच्छा। अगर आप देखें, हम वेट लॉस में भी प्रोटीन खा रहे हैं, हम वेट गेन में भी प्रोटीन खा रहे हैं। वेट लॉस में हमें प्रोटीन के साथ फाइबर की भी जरूरत है। सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट फाइबर की फॉर्म में, जैसे हम ब्रांड की रोटी देते हैं या हम ओट्स देते हैं या हम दलिया देते हैं, आपकी बॉडी को कार्ब भी साथ में जरूरी है प्रोटीन के साथ, टू मेक इट अ कंप्लीट मील, राइट। क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले लेंगे तो यू विल एंड अप गेनिंग वेट। गेन भी तो प्रोटीन ही करता है ना। तो अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से आपको प्रोटीन इंटेक लेना है। आप किस एज पे हैं उस हिसाब से, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं उस हिसाब से, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नहीं लेनी है। बैलेंस इज द की फॉर अ हेल्दी बॉडी। नहीं तो किसी को देखेंगे ज्यादा प्रोटीन की वजह से एसिडिटी हो रही है, किसी का क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, किसी को गट इश्यूज हो जाते हैं। सो आप जिस हिसाब से एक्टिविटी है, जिस हिसाब से आपका गट है, उस हिसाब से प्रोटीन लीजिए। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे मेरे नोन में हैं जिनको शुगर है, जो इंसुलिन की के इंजेक्शंस लेते हैं, राइट, है ना? तो उनको किस टाइप का डाइट आप प्रेफर करते हो? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ये थोड़ा सा आम हिंदी में समझाओ। हाँ, सो मेरा एक्सपर्टीज है डायबिटीज। तो इंसुलिन शॉट्स जो लेते हैं, उनका इंसुलिन शॉट्स तो देखिए, क्योंकि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है तो इट विल गो, उनको वो लेना ही पड़ेगा। हम उसकी डोजेज कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो कोई डाइट उसको चाहिए ऐसे? इट वर्क लाइक वंडर्स, डाइट वर्क लाइक वंडर्स फॉर डायबिटीज। वो क्या डाइट होगा? मैं एक लेमैन टर्म में बताती हूँ, ये तो सबको पता है, आप कहीं पे भी देखेंगे, आप गूगल कर लीजिए, एवरीबडी विल से कि आपको हाई प्रोटीन खाना है, आपको हाई फाइबर खाना है, आपको मिलेट ज्यादा खाने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायबिटिक पेशेंट के लिए वो है कुकिंग मेथड, कि आप खाने को किस तरीके से बनाते हैं। हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आप फैट खाएं, प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आप जो भी चीज खाएंगे जो कि लिक्विड कंसिस्टेंसी की होती है, जैसे कि आपने जूस पिया या आपने सूप पिया, आपको क्या होता है? आपको एकदम से ताकत आ जाती है ना, मतलब वो बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर रही है, ठीक है। जो डायबिटिक है उसका क्या होगा? ग्लूकोज जल्दी फॉर्म हो रहा है, सो ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होगा, राइट।
तो आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड ना रख के सॉलिड करेंगे ना, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल धीरे बढ़ेगा। तो जो तो चीज आप मतलब चबा चबा के खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी डायबिटिक को रात को 1 कटोरी दाल देंगे ना, अगले दिन उसका शुगर बढ़ा हुआ आएगा। अच्छा। ठीक है, अगर आप उसको रात को चीला देते हैं या स्प्राउट्स देते हैं तो उसका शुगर कम आएगा, क्योंकि आप उसको चबा के खा रहे हैं। हम जो भी चीज लिक्विड फॉर्म में खाते हैं, इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। एनीथिंग व्हिच गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी इन ईटिंग विल इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल। सो टाइप 2 डायबिटीज तो मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने रिवर्स कराई है, राइट। टाइप 1 में हम उसकी डोजेज बहुत मिनिमल कर लेते हैं। ये तो आया दालों के बारे में। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट आटा, होल व्हीट आटे की रोटी नहीं खाते, ज्वार की, रागी की या जौ की, इन तीनों में से किसी भी चीज की रोटी खा सकते हैं। तीनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है। फ्रूट्स की अगर बात करते हैं, अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, सो आपको क्या देखना है, आप जब मुंह में कोई फ्रूट डालें और उस आपके मुंह में जूस आए, आपको वो फ्रूट नहीं खाना इफ यू हैव अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल डालते हैं मुंह में, उसको च्यू करते हैं तो जूस आता है, राइट। एग्जैक्टली। पपाया खाएंगे जूस आएगा, अंगूर खाएंगे जूस आएगा। दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं तो हमारे मुंह में कोई जूस नहीं आता, एक है अमरूद, दूसरा है जामुन। सो अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, यू बिंज ऑन गुआवा एंड जामुन, आपका ब्लड शुगर कम होगा। तो वो फिर एप्पल वगैरह अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में मैं नहीं देती आपको। अच्छा सो खाते ही नहीं है कंट्रोल्ड वो। डायबिटीज में आप ले सकते हैं, राइट, अनकंट्रोल्ड में नहीं ले सकते। सो डायबिटीज इन इटसेल्फ, हम जैसे डायबिटिक डाइट प्लान बनाते हैं, सो वी जनरली मॉनिटर कि किसका फास्टिंग ज्यादा आ रहा है, किसका पीपी ज्यादा है, किसका रैंडम ज्यादा है। तो वो उस तरीके से उनका मील प्लान होता है कि उनको किस टाइम पे कौन सी चीज देनी है। सो डायबिटीज बहुत आराम से मैनेज हो सकती है विद डाइट तो मतलब एप्पल आल्सो, फॉर इट्स अनकंट्रोल्ड नॉट कि डायबिटीज। हमेशा ऐसे कि एप्पल नहीं, कीप्स, जिनको कंट्रोल डायबिटीज है वो खा सकते वो हैं, खा सकते हैं। मगर एनी जो नहीं। फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है, आप गूगल कर लीजिए, आजकल तो हर किसी के पास है, गूगल कर लीजिए फ्रूट्स विद लेस देन 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सो वो फ्रूट्स खा सकते हैं कंट्रोल डायबिटीज। लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, डायबिटिक, दे शुड नॉट हैव इट। लेकिन अगर हम देखें तो ये शुगर का मेन रीजन क्या होता है? चीनी खाने से शुगर बढ़ता है? नहीं, चीनी खाने से नहीं। दो रीजन फिर? है, जेनेटिक्स अगर आपके जीन्स में है, हम्म। दूसरा योर लाइफस्टाइल। आप देखेंगे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो मीठा नहीं खाते, लेकिन वो बहुत गलत टाइम पे खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा पोर्शन खाते हैं। अच्छा। जैसे आप, कई लोग हैं जो कि आज ही अगर मैं देखूं, मेरी अभी सुबह किसी से बात हुई, 4 या 5 रोटी भी खाते हैं रात को, लंच में भी इतना चपाती खाते हैं, दे आर हैविंग टू मच ऑफ राइस इन देयर डाइट, एंड देन टाइमिंग्स आर नॉट गुड, जो लोग बहुत ज्यादा रात को खाना खाते हैं। सो इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सिर्फ शुगर नहीं, आपका पोर्शन, आपका टाइम, आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी सब कुछ डायबिटीज इम्पोर्टेंट होती है। है। यस यस यस। अच्छा, ये शुगर के साथ ना आजकल थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस ये भी बहुत ज्यादा फीमेल्स में खासकर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए, थायराइड अगर हम देखें, थायराइड बहुत सालों से है, ठीक हम्म। है। आज से बहुत टाइम पहले लोग सेंधा नमक ही खाते थे, देन आया आयोडाइज्ड सॉल्ट, राइट। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फिर से सेंधा नमक खा रहे हैं। सो वन रीजन इज स्विचिंग बैक टू ये तो योर आटे के सेंधा साथ नमक। भी है। पहले ज्वार की रोटियां खाया करते थे। नहीं, उल्टा बोलूंगी, पहले लोग व्हीट खाते थे, आजकल लोग मिलेट ज्यादा खाते हैं। थायराइड में मिलेट्स अलाउड नहीं होते। अच्छा। सो थायराइड पेशेंट कैन नॉट हैव रागी, ज्वार, जौ, ये सब थायराइड पेशेंट्स नहीं खाएंगे। सो इफ दे हैव इट, उनका थायराइड डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मिलेट्स इज अ गोइट्रोजेनिक फूड, इट इज नॉट गुड फॉर थायराइड पेशेंट्स। नहीं नहीं, जैसे अभी मतलब बहुत पुराने जमाने में मैंने सुना है कि पंजाब में तो अभी भी वो मक्के की रोटी और सरसों का साग हाँ, सो काफी वो मक्की वन फेमस है। कैन हैव, मक्की वन हाँ। कैन हैव, लेकिन देयर आर सर्टेन मिलेट्स जो कि एक थायराइड पेशेंट नहीं खा सकता है। सेकंड चीज, थायराइड का बहुत बड़ा रीजन है जंक फूड। अगर आज से बहुत साल पहले जाएं तो जंक फूड के नाम पे, यानी कि हमारे टाइम पे जंक फूड के नाम पे होता था समोसा खा लिया, पैटी खा ली, यू नो, दिस वाज द टिपिकल जंक फूड, या छोला भटूरा खा लिया। आजकल का जो जंक फूड है ना, दैट इज मोर चीज बेस्ड, ओके। ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेटिव भी हैं। आप देखेंगे 90% ऑफ जंक फूड जॉइंट्स, दे आर फ्रोजन टिक्कीज, दे डोंट डू द फ्रेश टिक्कीज एंड सर्व इट टू यू, दे ऐड सो मच ऑफ मेयोनीज। आजकल मीठा कितना हो गया है, पहले मीठे में आती थी पाइनएप्पल पेस्ट्री या ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, एंड दैट टू पीपल यूज्ड टू हैव इट वंस इन अ व्हाइल, ठीक है। आजकल ये चीजें जो हो गई है ना, इट इज अ ट्रेंड, एवरीबडी इज हैविंग इट, एवरीबडी इज ईटिंग आउट, सो उससे थायराइड बढ़ जाता है। थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर,
So if you are having too much of junk, too much of preservative वाला food, तो थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. आपका मेटाबॉलिज्म ही तो डिस्टर्ब कर रहा है वो, राइट? सो इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल प्लस नमक स्विच करना इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर हाइपोथायराइड. आजकल बहुत लोग सिर्फ सेंधा नमक सिंधा खा नमक रहे में हैं. वापस जाना सेंधा नमक पड़ेगा. इज नॉट आयोडाइज्ड. और Your पीसीओडी पीसीओएस PCOD, PCOS is again a lifestyle disorder. पहले इतना कॉमन नहीं था, बट नाउ आई गेस 9 out of 10 फीमेल्स जो मेरे पास आती हैं, दे हैव PCOD, पीरियड्स आर इरेगुलर. पहले बच्चे गली में खेलते थे, आजकल बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, राइट? सेकेंड चीज, बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग, वर्क टाइमिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो व्हाट दे डिपेंड ऑन क्विक मील्स. ठीक है, टोटलर एप्स ले लिए, प्रिजर्वेटिव तो होता ही है ना, राइट? पैकेज्ड फूड उतना सेफ नहीं होता है. हाँ, सो पैकेट जितना घर में पैकेट होगा उतना ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, राइट? अच्छा, 2 क्वेश्चंस जो मेजरली मतलब सभी पूछना चाहेंगे कि हर एक इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान हो, उसको डाइट में ऐसा क्या है जो लेना ही चाहिए? और ये बच्चे, बूढ़े और फिर जितने भी मिडिल एज हैं, उन सब के लिए होना ही चाहिए. क्या लेना चाहिए? आपको एक बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए. जैसे हम पहले बोलते थे हेल्दी प्लेट, आपकी प्लेट में सब कुछ होना चाहिए. आधी प्लेट में आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन फाइबर के साथ. ठीक है, जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल है या वेट ज्यादा है तो आप ब्रांड की रोटी खाएंगे, राइट? अगर आपको शुगर है तो आप ज्वार या जौ की या रागी की रोटी खाएंगे. सो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप राइस रेगुलर खाते हैं तो आप शीरा ताकी, सामक के चावल, इनमें से कुछ खाएंगे. साथ में एक प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सोयाबीन की सब्जी हो. थायराइड पेशेंट सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, रेस्ट आप ले सकते हैं. सैलड होना बहुत जरूरी है, पोर्शन ऑफ सैलड. वेजिटेबल, बिकॉज वेजिटेबल इज, सी योर फ्रूट, सैलड्स एंड वेजिटेबल्स आर vitamins and minerals, right? Your carbohydrate roti, protein dal, so vitamins and minerals are also important. तो आपके प्लेट में सैलड होना बहुत जरूरी है, राइट? सो एक कंप्लीट प्लेट हर एक इंडिविजुअल को खानी चाहिए. जैसे हम ये सोचे कि बच्चा है इसको सिर्फ प्रोटीन देना है, नहीं. आपकी प्लेट जितनी हेल्दी होगी, आपको रात को, खासकर ये लंच की प्लेट होनी चाहिए, रात को आपको उतनी कम भूख लगेगी. आप जितना अच्छा दिन में खाएंगे ना, आप उतना कम रात को खाएंगे. तो बड़े के लिए, बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए आप अच्छे नाश्ते के साथ शुरू करिए. जैसे हमने ये शुरू करी थी कॉन्वर्सेशन, अच्छे नाश्ते के साथ, मॉडरेट लंच के साथ और कम डिनर के साथ अपना दिन खत्म करिए. आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं होगा. डोंट रन आफ्टर मेरे को इतना प्रोटीन, इतना वो. बैलेंस्ड खाना खाइए. प्रोटीन शेक भी आजकल बहुत चल रहा है. प्रोटीन शेक्स इज समथिंग नॉट गुड. ना, इट इज, सी, जो चीज हमें खाने से मिल रही है वो हम कोई सप्लीमेंट से नहीं ले सकते हैं, ठीक है? बाकी एवरीबॉडी हैज डिफरेंट व्यूज. मेरे को जहां तक लगता है इट इज ऑलवेज गुड, आप जितना नेचुरल जाएं और जितना आर्टिफिशियल कम करें, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा. दैट इज अ हेल्दियर थिंग. आजकल जैसे डिटॉक्स वाला भी जो एक चल रहा है, ब्लैक कॉफी पियो, जीरा का पानी पियो, सौंफ का पानी पियो, ये कितना हेल्दी है? स्पेशली ब्लैक कॉफी बहुत ट्रेंड में है. देखिए, ब्लैक कॉफी इज गुड इफ टेकन इन मॉडरेशन. वेट लूज करता है ब्लैक कॉफी. देखिए, ब्लैक कॉफी इट इज अ सपोर्ट सिस्टम. वेट लॉस नहीं होगा. अब मैं नाश्ता भरकर खा लूं, अपनी बॉडी मूव नहीं करूं, एक कप ब्लैक कॉफी से सोचूं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो नहीं. ठीक है, आप अगर अपने आप को जगाना चाह रहे हैं, सुबह वर्कआउट के लिए जा रहे हैं, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज ब्लैक कॉफी तो डिहाइड्रेट करती है. सो इफ यू आर हैविंग ब्लैक कॉफी बिफोर योर वर्कआउट, यू नीड टू मेक श्योर दैट ड्यूरिंग योर वर्कआउट यू शुड बी हाइड्रेटेड इनफ, ताकि वो ब्लैक कॉफी हमें डिहाइड्रेट ना कर दे. ठीक है, अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी इज फाइन. It doesn't improve as such your metabolism, but yes, it is a support system, provided you're doing every bit for the weight loss. कोई मैजिक नहीं करेगी unless and until you take care of what you are eating and what you are doing when it comes to workout. So it depends. ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं आजकल, जैसे विराट कोहली भी वीगन में पूरा कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये वीगन डाइट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को किस तरीके से, मतलब क्या वो फायदेमंद रहता है उनके लिए? क्योंकि वो ऑलरेडी अपना बहुत एक्टिव रहते हैं फिजिकली, उनको जरूरत होती होगी प्रोटीन की और भी चीजें जो नॉनवेज में मिल सकती हैं या फिर दूध दही में भी मिल सकती है, बट वीगन इज समथिंग डिफरेंट. सी, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, एज आई से, सो वीगन में देखें तो कहीं ना कहीं
कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हैं, जैसे कि B12 और D नहीं मिलता है वेजिटेरियन फूड में, एंड देन व्हेन वी गो वीगन तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। सो उसके साथ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। साथ में जो हमारा वीगन फूड है, इट इज मेनली सोया बेस्ड, ओके। राइट? सो स्पेशली फॉर फीमेल्स जिन्हें फाइब्रॉइड्स हैं, राइट, या मेल और फीमेल जिन्हें हाइपोथायरॉइड है, वो वीगन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अच्छा। फाइब्रॉइड्स हैं, अगर वो वीगन होके सोया प्रोडक्ट्स करेंगे तो फाइब्रॉइड्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नहीं, जैसे स्पोर्ट्समैन है उनके लिए मैं अगर हम स्पोर्ट्समैन की बात करें, वीगन होना इज नॉट बैड provided you are taking your set of multivitamins, because one need to be on multivitamins, so under doctor supervision with You your can take. multivitamins plus, yes, vegan होना is no bad thing, but as per your body type। क्योंकि अगर एक स्पोर्ट्समैन भी है, राइट, सो स्पोर्ट्समैन कैन, अगर एक एथलीट है, अगर उसकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स हैं एंड अगर वो वीगन हो जाएगी, सो शी कैन नॉट हैव सोया प्रोडक्ट्स, तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटीन के लिए थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, या उसको अपनी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि दाल हो गया, चीले हो गए, इन सब के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। एक कटोरी दाल इज 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन, राइट, एक चीला इज 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बेसन का चीला अगर हम बोले, मूंग का चीला 6 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो कहीं ना कहीं उसमें फिर कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है। सो इफ यू आर नॉट एमिंग टू लूज वेट, यू कैन बी वीगन, ठीक है, बट योर पोर्शन साइज विल गो अप, ऑब्वियसली कैलोरीज बढ़ जाएंगी, कैलोरीज, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए कुछ या तो हम सप्लीमेंट देंगे साथ में, या हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे खाने की। चलो, इस एपिसोड का आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि आजकल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और डिप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ब्रेकअप्स हो जा रहे हैं, इंसान को भूख ही नहीं लग रही है ना? अब वो चीज को बैलेंस किस तरीके से फिर कोई कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली में भूख नहीं लगना एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है अपने आप में एक बीमारी है। तो वो कैसा डाइट खाए, वो कैसा खाना खाए कि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो वापस बैलेंस हो जाए। मैग्नीशियम रिच फूड, जैसे बोलते हैं ना, आप भागते हो तो आपकी बॉडी से सोडियम जाता है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। जब आप सोचते हो तो आपकी बॉडी से मैग्नीशियम जाता है। सो व्हेन वी गेट इनटू अ ओवर थिंकिंग मोड, हमारी बॉडी यूज करती है सोचने के लिए मैग्नीशियम। जिसकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम होगी उसको एंजाइटी होगी। समझ रहे हो? जैसे बचपन में बोलते थे ना, बादाम खाओ दिमाग तेज होता है। बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता है, बादाम में मैग्नीशियम होता है, तो बच्चे को कंसंट्रेशन बेटर रहती है, वो ओवर थिंक नहीं करता। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था कि ऐसा कौन-कौन सा खाना है जो कि दिमाग को शार्प कर देता है? सो इट्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही करता है वो। मैग्नीशियम है। क्या किस-किस खाने में हो सकता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, अच्छा। ठीक है? साथ में सबसे ज़्यादा होता है बादाम में, लेकिन हम उसकी एब्ज़ॉर्प्शन के लिए साथ में डार्क चॉकलेट खाते हैं। अच्छा, डार्क सो व्हेन यू चॉकलेट। वांट द मैग्नीशियम, इनकी आमंड्स इज़ वेरी हाई इन मैग्नीशियम। हाँ, तो जब हमें उसको दूध में मैग्नीशियम होता है, आजकल लोग वीगन हो रहे हैं तो उनका मैग्नीशियम ऑटोमैटिकली कम थोड़ा-सा हो कम रहा हो है। जाएगा। सो दूध और बादाम आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। बादाम के साथ आप डार्क चॉकलेट खाएँगे, उसका मैग्नीशियम एब्ज़ॉर्प्शन बेटर हो जाएगा, राइट? अब अगर हम बात करें, एंग्जायटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो मैग्नीशियम रिजर्व्स बनने में टाइम लगता है। सो अगर हम एज़ अ हैबिट ऑन अ रेगुलर बेसिस अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड रखते हैं, तो आने वाले टाइम में ओवर थिंकिंग की आदत नहीं होगी और एंग्जायटी और डिप्रेशन नहीं होगा। साथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंग्जायटी का, सोशल मीडिया, ठीक है? लोगों को जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है ना, हर कोई सिम्पटम्स को खुद से रिलेट करता है। किसी को सांस चढ़ रही है ना, उसको लगेगा उसे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, जबकि हो सकता है कि उसको सांस इस वजह से चढ़ रही हो क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड है, इस वजह से चढ़ रही हो क्योंकि वो कभी कोई वर्कआउट नहीं करता, तो कैंसर ही सीढ़ियाँ हो गया। चढ़ते हुए कोई भी बीमारी। नहीं, वो हम गूगल सोचते ओवर ही थिंकिंग कैंसर हो मोड पर गया। आ गए हाँ। हैं। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से कंसल्ट करिए। सोशल मीडिया पे जो ज्ञान है, अगर वो आपको एक रिलायबल सोर्स से मिल रहा है, आप उसको प्लीज सुनिए, लेकिन एवरीथिंग डोंट बी ब्लाइंड। सबसे पहले जो लोग बोलते हैं वो नहीं करना। जो एक एजुकेटेड जना, जिसने अपनी जिस चीज की, अगर आपको कोई डिजीज के बारे में पूछना है तो आप डॉक्टर का सुनिए, आपको कोई डाइट के बारे में पूछना है आप डाइटिशियन की सुनिए, अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में पूछना है स्पोर्ट्समैन के बारे में। सो यू विल सी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि
हम ऑनलाइन सुनते हैं जिसका कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, राइट? जो कि एक सामने वाले को ओवरथिंकिंग मोड में डाल रहा है। कोविड के बाद वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हो गया। पीपल आर गेटिंग टू साइक्ड अप अबाउट देयर हेल्थ। सो अगर हम आज की डेट में अपनी डाइट में मैग्नीशियम लेना शुरू कर दें, फ्यूचर में, बिकॉज़ डाइट से रिजर्व्स बनने में टाइम लगता है। सो आप देखेंगे कि आपकी एंग्जायटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स आर गोइंग टू बी लिटिल बेटर if it is because of stress. Stress can be very easily managed with magnesium ओके, plus a bit of meditation. मेडिटेशन इज Yes, नीडेड। yes, yes. तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं, और अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज हो, कोई और क्वेश्चंस हो जो शायद मैं अभी नहीं पूछ पाई हूँ, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग डाइट को लेकर थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है या फिर भटके हुए हैं, उनको ये वीडियो देखकर समझ में आ सके कि उनको किस टाइप की डाइट की ज़रूरत है।